हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में। अभी हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस धमाकेदार सेशन को शुरू करते हैं। सही बच्चे फटाफट से आ जाएंगे हमारे लाइव सेशन में। सही बच्चे अपने फ्रेंड्स को जल्दी से सेंड कर दीजिएगा। इस लाइव सेशन का जो है लिंक फटाफट से शेयर कर देंगे, ठीक है। और जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, सही बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर दीजिएगा सेशन को सबसे शुरू में है, क्योंकि आप लोग जो है बहुत ज्यादा खो जाते हैं वीडियोस में, या मतलब जो हमारा सेशन चलेगा उसमें। तो सही बच्चे अभी भी फटाफट से लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए आज की इस धमाकेदार सेशन को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हिस्ट्री का हड़प्पा किस नदी के नजदीक स्थित है? सिंधु, रावी, सतलज या फिर गंगा, ठीक है। हड़प्पा इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ, ठीक है। तो कौन सा जो है नदी के किनारे जो है स्थित है? सही बच्चे बताएंगे फटाफट से। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे जल्दी से। और आज मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है पूरा डील कराने वाला हूं, और साथ में आप लोग का टेस्ट भी होगा। तो सही बच्चे फटाफट से जो है रेडी हो जाएंगे, एकदम धमाकेदार सेशन होने वाला है। सही बच्चे फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा और मुझे जल्दी से कंफर्म करेंगे कि आपका जो है मोबाइल तक आवाज जो मेरा जा रहा है वो क्लियर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। सही बच्चे फटाफट से बताएंगे मुझे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका रावी नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कालीबंगा स्थित है, ठीक है, सिंधु में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में? सही बच्चे बताएंगे जो कालीबंगा है कहां पर स्थित है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। सही बच्चे फटाफट से आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड प्यारे बच्चे। और यहाँ पे काफी बच्चे बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट से मुझे बताएंगे सही बच्चे, चलिए जल्दी से। बच्चों यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब जल्दी से बताएंगे फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ओके, चलिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पे राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगा कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके 3 नंबर में आ रहा है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन जो है कहां पर करवाया था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगा में? सही बच्चे फटाफट से आंसर देंगे। यहाँ पे जो 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे? जल्दी से बताएंगे सही बच्चे, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर दीजिएगा। ओके चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे काफी बच्चे जो है बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चे। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। चलिए सही बच्चे फटाफट से आंसर देंगे, ठीक है। ओके तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर वो क्या हो जाएंगे बच्चे? चलिए बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं सही बच्चे, वेरी गुड। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका हड़प्पा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन में। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपका 4 नंबर में आता है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, ठीक है। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920 में मिले, 1921 में, 1922 या फिर 1923 में? सही बच्चे बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सभी को। चलिए सही बच्चे बताएंगे वॉइस क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है? फटाफट से मुझे बताएंगे सही बच्चे, ठीक है। चलिए बच्चे यहाँ पे जल्दी से आंसर बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर में आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या फिर लोथल? सही बच्चे जल्दी से बताइएगा यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चलिए अभी क्लियर हुआ वॉइस, जल्दी से बताइएगा। चलिए वेरी गुड,
और यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 6 नंबर में आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर में क्या पूछ रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, ठीक है। 6 नंबर वाला प्रश्न है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क। फटाफट से बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका, चलिए जल्दी से बताइएगा। और जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सही बच्चे फटाफट से जो है लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाद भी क्लियर हो चुका है अभी। और यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा सही बच्चे बताएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएंगे। ओके वेरी गुड, यहाँ पे देखिए सही उत्तर है अशोक, ठीक है। अशोक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा सही बच्चे 7 नंबर में, ठीक है। और 7 नंबर वाला प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से, यहाँ पे कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य है, ठीक है। त्रिपिटक साहित्य किसका है, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना ये बौद्ध धर्म हो जाएगा आपका, त्रिपिटक साहित्य है बौद्ध धर्म का, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने, काफी बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सही बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए ये जैक बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल है बच्चे, ठीक है। लैंग्वेज पेपर को छोड़कर आपका जितने भी क्लासेस कराए जाते हैं सारे बोर्ड के लिए है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपका 8 नंबर में है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध, अवंती, कौशल या फिर गांधार। सही बच्चे बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे सही बच्चे फटाफट से, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, यहाँ पे काफी बच्चे बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं। 8 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका मगध, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सही बच्चे यहाँ पे। और अगला प्रश्न आपका 9 नंबर में आता है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या फिर गुप्त वंश। जल्दी से बताएंगे 9 नंबर प्रश्न का जवाब, फटाफट से आंसर दीजिएगा सही बच्चे। जितने भी प्यारे बच्चे हैं अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सही बच्चे फटाफट से जो है लाइक कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, ठीक है। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है, प्रथम में, सप्तम में, दसम या फिर 13वां में। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका, फटाफट से आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका 13वां में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर में आ रहा है और पूछा जा रहा है यहाँ पे कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचर्य। कौन सा जो है सिद्धांत जोड़ा नया वाला, तो बच्चों यहाँ पे जो है महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जोड़ा गया वो सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जितने भी प्यारे बच्चे हैं जल्दी से एक बार शेयर करेंगे, लाइक कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। चलिए जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और एक जरूर सूचना और भी है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में भी पिन किया गया, ठीक है ना। चलिए देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न आता है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो बच्चों यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे समुद्रगुप्त हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाले यहाँ पे क्या होंगे, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में आ रहा है और पूछा गया है यहाँ पे कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया, ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश ने किया, चालुक्य ने, चोल ने, पल्लव या फिर राष्ट्रकूट ने। फटाफट से 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे सही बच्चे को गुड इवनिंग, सही बच्चे का प्यारा प्यारा जो है वेलकम है, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करेंगे सही बच्चे। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 13 नंबर प्रश्न का जवाब। तो बच्चों यहाँ पे जो सही उत्तर है ये हो जाएगा राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखिएगा 14 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है और पूछा गया है यहाँ पे कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। जो स्तूप है
है वो किससे धर्म से संबंध है, ये पूछा जा रहा है आपको। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे बौद्ध धर्म होगा, जैन धर्म हो जाएगा, ब्राह्मण धर्म या फिर ईसाई धर्म। फटाफट से आंसर बताएंगे सही बच्चे, चलिए जल्दी बताइए। और जितने भी प्यारे बच्चे हैं, काफी बच्चे का लाइक अभी तक नहीं आया है तो फटाफट से लाइक कर देंगे बच्चे, जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए जल्दी जल्दी। ओके तो यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बौद्ध धर्म हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाले यहाँ पे क्या होंगे, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे 15 नंबर में है और पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या पूछा जा रहा है कि जीवक किस वंश के काल में था। ठीक है, जीवक जो है किस वंश के काल में था, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश या फिर कुषाण वंश। क्या उत्तर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब, फटाफट से आंसर देंगे जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से देखिए बच्चों, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल हर्यक वंश। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका 16 नंबर में है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। ठीक है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ पर मिला है, तो एरन सागर, गुर्जरा, दतिया या फिर मस्की या फिर देखिए जूनागढ़। क्या उत्तर हो जाएगा आपका 16 नंबर प्रश्न का जवाब, जल्दी से बताइएगा सही बच्चे फटाफट से। और जितने भी प्यारे बच्चे जो लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कीजिएगा, लाइक नहीं कर रहे हैं बच्चों, आप सभी से लाइक का जो है फटाफट से लाइक करेंगे जल्दी से, आपका लाइक में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रहता है हमारा। ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ पे सही बच्चे 16 नंबर प्रश्न का जवाब बताइएगा और आपका लाइक में जो है जल्दी से लाइक कीजिएगा। ठीक है, कंजूसी नहीं करेंगे, है ना। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल ये हो जाएंगे एरन सागर, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 17 नंबर में है, अशोक की राज्यारोहण तिथि है। ठीक है, 259, 268 ईसा पूर्व, 268, 267 ईसा पूर्व, 267, 266 ईसा पूर्व या फिर 266, 265 ईसा पूर्व। क्या उत्तर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब, सही बच्चे फटाफट से आंसर देंगे। चले गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। चले जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा और यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर 269, 268 ईसा पूर्व, है ना। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए वाले। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ जाता है 18 नंबर में और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है, वो कौन सी तिथि है बच्चों, तो यहाँ पे 48 ईस्वी, 78, 88 या फिर 98। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का जवाब। चलिए जल्दी बताइएगा सही बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे 78 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 78 एडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला 19 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है। पूछा जा रहा है कि महाभारत युद्ध के कितने दिनों तक चला था, तो सही बच्चों को पता है कि 18 दिनों तक चला था। सही बच्चे जिनको नहीं पता है याद रखिएगा, यहाँ पे 18 दिन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न 20 नंबर में है। जितने भी प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पे अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। ठीक है, अल-बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या फिर बाबर। क्या उत्तर हो जाएंगे आपके, जल्दी से बताइएगा सही बच्चे फटाफट से आंसर देंगे बच्चों। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है, बहुत शानदार बच्चे। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर महमूद गजनवी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाले यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट का आपका जो है 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता जो है किस देश का निवासी था, मिस्र का, पुर्तगाल का, मोरक्को का या फिर फ्रांस का। क्या उत्तर होगा आपका, चले जल्दी से बताएंगे। जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी बच्चे एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे लाइक नहीं किए सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा बच्चों। चलिए लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं करेंगे। और जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़े हैं सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे मोरक्को। ठीक है, मोरक्को आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। जितने भी बच्चे का रॉन्ग हो रहा है सही बच्चे करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों। चलिए यहाँ पे देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का देवराय प्रथम या फिर कृष्ण देवराय या फिर सदाशिव राय। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या होंगे, 22 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, सही बच्चे फटाफट से आंसर देंगे। चलिए जल्दी से, तो बच्चों यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का जवाब होगा आपका हरिहर और बुक्का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे आपके, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर में है। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, तो कबीर ने किया था, नानक ने किया था, रामानंद या फिर चैतन्य महाप्रभु। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो सही उत्तर होंगे आपके यहाँ पे रामानंद जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले क्या हो जाएंगे, तो सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न आपका 24 नंबर में पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ पे पूछा
पूछा जा रहा है कि आईन ए अकबरी, ठीक है, आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? सही बच्चे जानते हैं, जल्दी से आंसर लगाना है सही बच्चे को। चलिए जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, क्या उत्तर होगा आपका? धमाकेदार यहाँ पे देखिए सही बच्चे का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए दीपक, मनीष, रोहित, शेषा, खुशी, सोनू, सोफिया, अनिल, कुलसुम, यादवगल, यहाँ पे विक्रम, मुशरफा, रंजन, भोला। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही बच्चे, बहुत शानदार यहाँ पे आंसर दे रहे हैं बच्चे। चलिए यहाँ पे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को, ठीक है, फटाफट से। चलिए वेरी गुड बच्चे। और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, काफी बच्चे, 1-2 बच्चे जो हैं फालतू का कमेंट कर रहे हैं, तो बच्चे आप लोग फालतू का कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से लगाएंगे, ठीक है। सही बच्चे को गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर, ये हो जाएंगे 3, ठीक है। क्या होगा 24 नंबर प्रश्न का जवाब? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पे जो है 3 होगा, है ना। चलिए वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहां पर? तो पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत या फिर दक्षिणी भारत? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, यहाँ पे 3 नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर होंगे 24 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। और अगला जो है 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर, ये हो जाएंगे दक्षिणी भारत, ऑप्शन नंबर डी के यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? ठीक है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? क्या उत्तर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब? सही बच्चे फटाफट से आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा, सही बच्चे जल्दी से फटाफट से आंसर देंगे। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। और यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर शाहजहां, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही बच्चे को यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बता दिए हैं। और यहाँ पे जो है ज्यादा घबराएंगे नहीं, आप लोग को सही उत्तर ही मिलेगा। और यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित कहां पर है? तो सही बच्चे बताएंगे यहाँ पे दिल्ली में है, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या फिर अजमेर में? फटाफट से 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल अजमेर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होंगे? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 28 नंबर प्रश्न आता है आपका, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये इसका जो है स्थापना कब हुआ? ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका फटाफट से। 1600 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1610 या फिर 1615? क्या उत्तर हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएंगे बच्चे। चलिए वेरी गुड, 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए सही बच्चे का। और यहाँ पे जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सही बच्चे फटाफट से जो है लाइक कर देंगे सेशन को जल्दी से, ठीक है, कंजूसी नहीं करेंगे बच्चे यहाँ पे। और यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा बिल्कुल सही उत्तर 1600 ईस्वी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला जो है 29 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? क्या उत्तर होगा बच्चे? 29 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे? सही बच्चे फटाफट से आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर जहांगीर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा सही बच्चे फटाफट से। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 30 नंबर में, क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो जल्दी से बताइएगा 30 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे आपके? अकबर ने जो है निम्नलिखित पर किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? ठीक है, तो देखिए मेवाड़ पर, मारवाड़ पर, चित्तौड़ पर या फिर जोधपुर पर? तो यहाँ पे जो है 30 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो मेवाड़ आपके जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गुड इवनिंग सभी को, चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह? तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या होंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा 31 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो देखेंगे यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब यहाँ पे सही उत्तर होंगे, ऑप्शन नंबर सी वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 32 नंबर में है और पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ठीक है, पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर कब अधिकार किया? 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं।
1506 ईस्वी में, 1510, 1512 या फिर 1520 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया? जल्दी से बताएंगे बच्चे, आप लोगों का सही उत्तर क्या होगा आपका यहाँ पे? तो देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा आपका 1510 ईस्वी में। ठीक है, 1510 ईस्वी एडी यहाँ पे है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। ठीक है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की बैटिंग ने, कार्नवालिस ने, बेलिस्ली ने या फिर इलहौजी ने? ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा 33 नंबर प्रश्न का जवाब? तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वेलेस्ली। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है इलहौजी नहीं है, डलहौजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो है आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे सही उत्तर बता दिए सही बच्चे को, यहाँ पे वेलेस्ली जो है ऑप्शन नंबर सी वाला सही उत्तर होगा 33 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में है, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल या फिर लक्ष्मीबाई? जल्दी से बताएंगे 34 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका? चलिए फटाफट से आंसर देंगे जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े में। सही बच्चे फटाफट से लाइक कर दीजिएगा सेशन को, जल्दी से, कंजूसी नहीं करेंगे। और सही बच्चे एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने जितने भी जो है क्लासमेट के हैं, आपके ट्यूशन मेट है, सभी के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, और जितने भी प्यारे बच्चे जो नए हैं हमारे साथ, सभी बच्चे जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे आपके बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई को, 13 मई, 18 मई या फिर 26 मई को? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे जो रिवॉल्ट है 1857 का वो कब स्टार्ट हुआ था? तो बच्चों जो है यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा आपका 10 मई को स्टार्ट हुआ, 10 मई को जो है इसका आरंभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36 नंबर में, और पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कौन माने जाते हैं? संस्थापक, सॉरी बच्चों यहाँ पे स्थापना नहीं, संस्थापक कौन माने जाते हैं? उमेश चंद्र बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम या फिर विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक? बच्चों यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सही बच्चे फटाफट से आंसर देंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा बच्चों, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ए.ओ. ह्यूम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, 1902 में, 1906 में, 1907 या फिर 1919 में? जल्दी से बताएंगे बच्चे, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका? 37 नंबर प्रश्न का जवाब। ठीक है, चले देखिएगा यहाँ पे जो है 37 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे 1906 ईस्वी। ठीक है, 1906 ईस्वी आपके यहाँ पे सही उत्तर होंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले। ठीक है, यहाँ पे एडी है। ओके, चले नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न आपका जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है 38 नंबर क्वेश्चन में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस वर्ष हुआ? जल्दी से बताइएगा 38 नंबर प्रश्न का जवाब। जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं काफी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सही बच्चे यहाँ पे जल्दी से लाइक नहीं किए हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं है प्यारे बच्चों, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्यारा है आपका लाइक, तो फटाफट से लाइक करेंगे, लाइक में कंजूसी नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा जो लाइक किए हैं थैंक यू सो मच। और यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर 1919 ईस्वी में, 1919 एडी में। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखिए 39 नंबर प्रश्न आ जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि डांडी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में? जल्दी से बताएंगे बच्चे, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे बोल रहे जालियांवाला हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ, तो बिल्कुल सही उत्तर है बच्चे आपका। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा जा रहा है, डांडी वाला जो है डांडी किस राज्य में स्थित है? तो सभी बच्चे बताना है, सही बच्चे बता भी रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएंगे बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न आ जाता है और पूछा जा रहा है कि पूना समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता जो है किस वर्ष हुआ था बच्चे? 1932 में, 1934, 1939 या फिर 1942? क्या उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे? जल्दी से बताइएगा बच्चों, आप सभी का आंसर क्या होगा आपका? चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर आपके 1932 ईस्वी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे 1932 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बच्चों? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 41 नंबर प्रश्न। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस का प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया? ठीक है, निम्नलिखित में से किस का प्रकाशन जो है अब्दुल कलाम आजाद ने किया? तो न्यू इंडिया, यंग इंडिया, अल हिलाल, ठीक है, कॉमरेड? तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या होंगे? जल्दी से बताइएगा सही बच्चे। चलिए जल्दी जल्दी 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। यहाँ पे काफी बच्चे धमाल मचा रहे हैं, वेरी गुड, सही बच्चे फटाफट से धमाल मचाएंगे यहाँ पे जल्दी से।
तो बच्चों 41 नंबर प्रश्न का जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएंगे बच्चे, यहाँ पे अल हिलाल जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाले। ठीक है, चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, 1920 ईस्वी में, 1921, 1922 या फिर 1924, जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा बच्चों। और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहां पर स्थित है, तो सही बच्चे का आंसर आना चाहिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे फटाफट से। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा आपका 1924 ईस्वी में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। और यहाँ पे जो है गेटवे ऑफ इंडिया ये कहां पर स्थित है बच्चों, तो ये बॉम्बे में स्थित है। और एक क्वेश्चन आपसे और कुछ पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि इंडिया गेट कहां पर है। ठीक है, इंडिया गेट कहां पर स्थित है, तो वो है दिल्ली में। ठीक है, कहां पर, तो दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। और जो है गेटवे ऑफ इंडिया ये स्थित है बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे 43 नंबर में आ रहा है। 43 नंबर प्रश्न जवाब आप लोग जल्दी से बताइएगा कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ। ठीक है, 1942 में जो है कौन सा आंदोलन हुआ, खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा या फिर भारत छोड़ो, जल्दी से बताइएगा यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल्दी से बताइएगा 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, भारत छोड़ो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लाया गया है 44 नंबर वाला। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट से बताएंगे सही बच्चे। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा बच्चों। यहाँ पे दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया, गांधी जी ने दिया। ठीक है, या फिर देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद या फिर सुभाष चंद्र बोस, फटाफट से बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। चलिए फटाफट से बताइएगा सही बच्चे। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए बहुत शानदार, यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये क्या हो जाएंगे बच्चे, तो यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने 45 नंबर में है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, कौन थे यहाँ पे, पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिस्प या फिर उक्त सभी, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका। चलिए फटाफट से बताइएगा 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएंगे आपके उक्त सभी। ठीक है, चलिए वेरी गुड, यहाँ पे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन का सही बच्चे का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 46 नंबर में है और यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चे कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया, तो 24 मार्च 1947 को, 24 जून 1947 को, 24 मार्च 1946 या फिर 24 जून 1946, क्या उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पे, जल्दी से बताइएगा यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे आपके 24 मार्च 1947। ठीक है, यहाँ पे 24 मार्च 1947 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है 47 नंबर में। ठीक है, और 47 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चे, और मैं आप लोग को जो है आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे कि भारतीय संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आप लोग का ये भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो सही बच्चे ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर, ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे क्या होंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 48 नंबर में है, पूछा जा रहा है कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक है, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया बच्चों, तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930, 14 अगस्त 1950 या फिर आपका यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सभी को पता है, यहाँ पे बिल्कुल आसान सा प्रश्न है आपका 26 जनवरी, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे 26 जनवरी 1950 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर में आता है बच्चों। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित किस में है। ठीक है, राष्ट्रपति में है, प्रधानमंत्री में है, न्यायपालिका में है या फिर संविधान में है, सही बच्चे बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका, जल्दी से बताइएगा। और जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सही बच्चे फटाफट से लाइक कीजिएगा, लाइक में कमी कर रहे हैं बच्चों आप सभी, जल्दी से लाइक कीजिएगा, आपका लाइक बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, तो फटाफट से लाइक कर देंगे बच्चे। चलिए जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। ओके, तो देखिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे बच्चे आपके यहाँ पे संविधान में। ठीक है, अब भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित किस में है, तो संविधान में निहित है, कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, 50 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, देखिएगा बच्चों यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। ठीक है, संविधान के निर्माण में जो है कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन,
सॉरी यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है 11 दिन यहाँ पे, और इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सही बच्चे बताइएगा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। और यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपकी हाफ सेंचुरी यहाँ पे आ चुके हैं। सही बच्चे को कांग्रेचुलेशन। यहाँ पे देखिएगा सही उत्तर क्या होगा आपका, तो बिल्कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो जाएंगे आपके सही उत्तर, जो कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन में जो है निर्माण हो चुका था। ठीक है, संविधान, और जो है संविधान में कुल जो है समय इतना ही लगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए सही बच्चे को क्लियर हो चुका है। और अभी तक जो है मजेदार रहा आपका सेशन, तो फटाफट से लाइक कर देंगे सही बच्चे, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, अपने साथियों, जो ट्यूशन मेट क्लासमेट है सभी के साथ। और जो बच्चे अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मॉडल पेपर में बार बार रिपीट करता है वो सारा क्वेश्चन, और आपके जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है वो सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, चले पॉलिटिकल साइंस का क्लास बिल्कुल होगा प्यारे बच्चे, काहे टेंशन ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा सही बच्चे, अब हमारा जो है क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन में आप लोग को पहले ही बता देता हूं, उसके बाद आपको जो है दिमाग में रहेगा क्या क्या क्वेश्चन है, और आपका जो है जो आंसर है मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सीमा निर्धारित करें, तो ये सीमा निर्धारण करना है, मतलब जो है यहाँ पे बाउंड्री जो है हड़प्पा सभ्यता का वो आपको निर्धारित करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में मृतक संस्कार में के प्रचलित तरीके कौन कौन थे। मौर्यकालीन गुप्तचर प्रणाली का विवरण थे ठीक है, यहाँ पे विवरण देना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न कौन कौन थे, तो जल्दी से आप लोग को यहाँ पे समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राचीन भारत में देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का उपयोग किस प्रकार किया गया। ठीक है, भारत में महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकार बताइए, महाभारत का महत्व एवं प्रभाव को लिखिए। ठीक है, जैन धर्म के रत्न क्या थे, पुराण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बौद्ध धर्म, प्रथम बौद्ध संगीति पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अकबर के समय में भूमि का वर्गीकरण विवरण देना है। ठीक है, जागीरदारी प्रथा पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, गौपुरम से क्या समझते हैं, यह है क्या, वल्लभाचार्य पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही बच्चे को मैं बताने वाला हूं, अभी सारा क्वेश्चन का आंसर भी बताने वाला है। ठीक है, देखिए क्लाइव की देव शासन प्रणाली को स्पष्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा, कृषि का वाणिज्यकरण का क्या अर्थ है। ठीक है, 1916 की लखनऊ कांग्रेस का वर्णन क्या है, खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी लिखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, पुनः समझौता पर टिप्पणी लिखना है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करना है। संविधान के प्रस्तावना में वर्णित आर्थिक न्याय का वर्णन करना है। ये सारे आपके जो क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन तक ये आपके जो है स्मॉल क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखिए हमारा जो है दीर्घ क्वेश्चन क्या क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और इसमें अथवा में पूछा जा सकता है आपका बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का वर्णन करें। आईने अकबरी अपने काल का आईना है, कैसे व्याख्या करना है। ठीक है, टेस्ट भी होगा, बिल्कुल होगा प्यारे बच्चे। पहले आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता लें, काफी बच्चे का शिकायत हो रह जाता है कि सर जी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी अपने काल का आईना है, कैसे है, इसके बारे में बताना है। भक्ति और सूफी आंदोलन एक दूसरे के पूरक थे, कैसे थे, ये इसके बारे में व्याख्या करना है। उसके बाद विद्रोह का स्वरूप ना तो राष्ट्रीय था, ना ही यह स्वाधीनता का प्रथम संग्राम था। क्या आप इस निष्कर्ष से सहमत हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, उसके बाद क्रिस्प मिशन 1942 ईस्वी पर टिप्पणी लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध की राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, समीक्षा करें। इसके बारे में संविधान निर्माताओं की प्रमुख समस्याएं क्या थी, ये बारे में जानकारी आपको देना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे सही बच्चे फटाफट से आपको यहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत ही जो है शानदार पीडीएफ है आपका ये, और आपको मिलेगा ये टेलीग्राम पे। ठीक है, और जिन बच्चों को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेड पीडीएफ के लिए जो है जरूरत होगा किन्हीं बच्चों को, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का आपका मिलेगा, और साथ में मॉडल पेपर मिलेगा विद सॉल्यूशन आपका सारा मिलने वाला है। तो इसका प्राइस है 199 रुपया, बहुत ही जो है शानदार प्राइस में आपको मिलने वाला है। सभी सब्जेक्ट का बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो है पीडीएफ मिलेगा। तो आपको इसको जो है पेमेंट करके आपको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7667671300 पे जो है आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ फिर से 7667671300। ठीक है, तो सही बच्चे इस पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिलेगा। मैं चलता हूँ इसके सोल्यूशन में जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन फटाफट से बताने का प्रयास करता हूँ जल्दी। ठीक है, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट से आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर समझ लें। ठीक है, चलिए बच्चों ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की सीमा निर्धारित करें। तो इसका जो है बाउंड्रीज निर्धारित करना है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की सीमा क्या है, उत्तरी सीमा अगर बात करें तो यहाँ पे
सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट, ठीक है, ये आपका उत्तरी सीमा में होगा। उसके बाद दक्षिण सीमा में क्या होगा, मालवन, ताप्ती नदी घाटी होगा, भरत राव, नर्मदा घाटी हो जाएगा, कहां पर, उत्तरी सीमा में। और पूर्वी सीमा में क्या होगा, आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे ये हो जाएगा। पश्चिमी सीमा में क्या होगा, तो सूत कांगेनडोर, मकरान का समुद्री तट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही छोटा आंसर आपको लिखना है और बहुत ही जो है शानदार क्वेश्चन का आंसर आपका ये है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, ठीक है। और ये जो है आपको पीडीएफ मिलने वाला है फटाफट से, ठीक है। और जो पेड पीडीएफ के बारे में अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बच्चे आपको वहां पे ऑर्गेनाइज तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कहीं पे ढूंढना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। इसलिए आपको जो है वहां पे उस प्रकार से आपको बताया गया है, ठीक है, कि उसका जो है प्राइस लगता है और उसको जो है पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से आपको मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के मृतक संस्कार के प्रचलित तरीके कौन कौन थे। तो देखिए यहाँ पे उत्तर क्या है कि उस काल में संभवतः मृतक संस्कार संबंधी 3 तरीके प्रचलित थे, ठीक है। पहला यहाँ पे क्या है कि पूर्व शव को मिट्टी खोदकर गड्ढे में दबा देना, जिसको हम लोग दफन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, दफन बोलते हैं। चले, उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि शव को जलाकर उसकी राख को दबा देना, ठीक है। यहाँ पे शव को जला दिया जाता था और उसका जो राख होते थे उसको भी जो है दबा दिया जाता था, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि शवों को पक्षियों और जंगली जानवरों को के आगे खाने के लिए फेंक देना, ठीक है। ये आपका तीसरा पॉइंट है, ओके। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे समझ लेते हैं क्या चीज है ये, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से कोई 20 मनुष्य के अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक है। कोई 20 मनुष्यों के अस्थि पंजर मिले हैं। इनमें से कुछ सड़कों पर से और कुछ कमरों से मिले हैं, ठीक है। परंतु खुदाइयों से कोई शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है अस्थियां तो मिले हैं लेकिन शमशान घाट या फिर जो है कब्रिस्तान नहीं मिला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा और जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, होम साइंस सोशियोलॉजी, काफी बच्चे जो है डिमांड कर रहे हैं, तो बच्चों आपको जल्दी से इसका क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बातें ना करें, समझे क्या चीज है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि मौर्यकालीन गुप्तचर प्रणाली का विवरण दें, ठीक है। मौर्यकालीन गुप्तचर प्रणाली का विवरण देना है, तो चलिए इसको तो देखिएगा यहाँ पे मौर्य शासकों की गुप्तचर प्रणाली बहुत कुशल और विशाल थी, ठीक है। यहाँ पे मौर्य शासकों की गुप्तचर प्रणाली जो है बहुत कुशल और विशाल थी। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इस प्रणाली के महत्व पर बहुत बल दिया, ठीक है। बहुत बल दिया मतलब उसके बारे में बताया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए राजा ने बहुत संख्या में सरकारी अधिकारियों के कार्य पर निगरानी रखने के लिए अपने विश्वसनीय गुप्तचर, ठीक है, अपने जो विश्वसनीय गुप्तचर थे उसको क्या किए, यहाँ पे चलिए देखिएगा रखे हुए थे, ठीक है। ये क्या किए हुए थे, रखे हुए थे। और सन्यासी, मादरी, वेश्याओं, ज्योतिषी आदि जासूस के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। जो कैसे कैसे थे, सन्यासी थे, मदारी थे, ठीक है। जो मदारी क्या बोलते हैं, जिसको जो है सर्कस में रहते हैं, ठीक है, जो बंदरों को नचाते हैं, ठीक है, वो मदारी हो गए। वैश्य यहाँ पे वैश्याएं हो गए, जो वैश्या जो वृत्ति करते हैं, ठीक है। ज्योतिषी यहाँ पे हो गए, ठीक है। ये सारे जो है जासूस के रूप में कार्य करते थे। अशोक गुप्तचरों द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं को बहुत महत्व देता था, ठीक है। अशोक गुप्तचरों द्वारा जो प्राप्त की गई सूचनाएं होती थी वो बहुत महत्व देता था। यद्यपि लोग इस गुप्तचर प्रणाली को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। लोग इसको जो है पसंद नहीं करते थे, किंतु यही एक साधन था जिसके द्वारा सरकार जनमत का अनुमान लगा सकती थी। मतलब जनमत का मतलब क्या होगा, जनता का मत, है ना। तो उसके बारे में अनुमान लगा सकती थी कौन, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे सरकार जो थे उसके, ठीक है, वो लगा सकते थे, है ना। तो यहाँ पे आपका जो है 3 नंबर क्वेश्चन का भी जो है पूरा अच्छे से समझा दिए। सही बच्चे, यहाँ पे समझ में आ गया है सही बच्चे को। चलिए ओके, तो यहाँ पे एक बच्चे हैं हिमांशु, तो बच्चे यहाँ पे पारिवारिक जो है नहीं होना है, आपको यहाँ पे समझना है जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए सही बच्चे यहाँ पे समझेंगे। अगले क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर में है और यहाँ पे पूछा गया कि गुप्तचर द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न कौन कौन थे। चलिए नवरत्न समझते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे याद रखना है आपको, ये जो है सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। उसके दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन रत्न थे आपको यहाँ पे बता देते हैं फटाफट से। देखिए पहला है शंकु, छनपन, छपनक, ठीक है, घटकरपण, ठीक है, बेताल भट्ट, ठीक है, वरा मिहिर, वर रुचि, ठीक है, कालिदास, अमर सिंह। उसके बाद देखिए ध्वन
धन्वंतरी, ठीक है। ये जो है 8-9 जो है आपके जो है यहाँ पे दरबार में 9 रत्न थे, ये आपके इस प्रकार से हैं, आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि प्राचीन भारत में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का उपयोग किस प्रकार किया गया, ठीक है। यहाँ पे दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का जो है उपयोग किस प्रकार किया गया, तो सही बच्चे बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे नहीं, मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चले सही बच्चे समझेंगे, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे प्राचीन भारत में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का व्यापक रूप से उपयोग किया गया, ठीक है। इसका जो है उपयोग किया गया व्यापक रूप से। तो यहाँ पे देखिए इस सिद्धांत का उपयोग राजा अपने उच्च स्थिति के लिए करते थे। उच्च स्थिति के लिए कौन करते थे, तो राजा जो है इसका उपयोग करते थे। देवी देवताओं से जुड़कर वे अपने आप को आम लोगों से पृथक कर लेते थे। अपने आप लोगों से क्या करते थे, पृथक मतलब जो है अलग कर लेते थे। देवी देवताओं से जुड़कर वे अपने आप को क्या कर लेते थे, तो आम आदमियों से, आम लोगों से अपने आप को अलग कर लेते थे। कौन, यहाँ पे राजा का बोध हो रहा है, तो राजा कर रहे थे ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम कुषाण वंश के शासकों ने ऐसा किया। जो सर्वप्रथम किए थे वो कौन किए थे, कुषाण वंश के जो है शासक थे वो किए थे सर्वप्रथम, ठीक है। उसके बाद कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों, सिक्कों एवं मूर्तियों पर निर्भर रहा है, ठीक है। कुषाण इतिहास जो है वो किस पर जो है निर्भर रहा है, तो अभिलेखों पर, सिक्कों पर, मूर्तियों पर, ठीक है। मथुरा में देवस्थलों से कुषाण शासकों की मूर्तियां प्राप्त हुई है, ठीक है। कहां से, तो मथुरा में देवस्थलों से कुषाण शासकों की मूर्तियों का जो है प्राप्त हुआ है। ऐसा करके वे अपने आपको देवताओं की तरह प्रस्तुत करना चाहते थे। ऐसा करके क्या करना चाहते थे, अपने आप को देवता समझने लगे थे और अपने आप को देवता जो है साबित करना चाहते थे, प्रस्तुत करना चाहते थे अपने आप को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा उदाहरण समुद्रगुप्त अथवा गुप्त वंश का प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण जो है यहाँ पे समुद्रगुप्त का या फिर यहाँ पे देखिए गुप्त वंश का होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रयाग परस्ती में भी समुद्रगुप्त की कई देवताओं से तुलना की गई है, ठीक है। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की गई है, देवताओं से। कहां पर, प्रयाग परस्ती में, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब हो चुका है सही बच्चे का। चले यहाँ पे काफी बच्चे बोल रहे हैं सर होम साइंस का बता दीजिए। चले बच्चे मैं आपको जल्दी ही बताने वाला हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है सेशन आपका होने वाला है होम साइंस का भी। चलिए उसके बाद देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया कि महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकार बताइए। इनमें जो है कितने विवाह हैं महाभारत में, तो चलिए समझते हैं। महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए पहला है ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इनमें से प्रथम 4 उत्तम और अंतिम 4 जो हैं निंदनीय माने गए हैं, ठीक है। प्रथम 4 कौन कौन, तो ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आश्र विवाह, ठीक है, और यहाँ पे प्रजापति विवाह। ये जो है आपके प्रथम 4 उत्तम यहाँ पे विवाह माना गया है। बाकी यहाँ पे बचे कौन कौन, तो यहाँ पे बचे आपके यहाँ पे, चलिए मैं बता देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे बच गए आपके असुर, ठीक है, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। ये सब हो गए निंदनीय, मतलब ये जो है निम्न वर्ग वाला हो गया, ठीक है। इसको निम्न स्तर पर रखे गए हैं, ठीक है। चलिए सही बच्चे को पता हो गया। चलिए सब्जेक्टिव यहाँ पे ज्योग्राफी का भी होगा, बिल्कुल होगा। सब्जेक्टिव ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, ठीक है, साइकोलॉजी। उसके बाद कौन बच गया, इकोनॉमिक्स बच गया। सारे आपके होंगे बच्चे, तो बस थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देना है। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है उस पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चे कि महाभारत का महत्व एक एवं प्रभाव लिखें, ठीक है। प्रभाव को लिखना है, यहाँ पे महाभारत का क्या महत्व है और महाभारत होने से क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में लिखना है। सही बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बातें नहीं करेंगे बच्चे। यहाँ पे देखिए महाभारत महाकाव्य एवं इसके प्रमुख अंश शांति पर्व एवं श्रीमद् भागवत गीता प्राचीन काल से लेकर आज तक मानव की नैतिक, चारित्रिक, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के प्रमुख स्रोत रहे हैं, ठीक है। महाभारत एक ऐसा जो है महाकाव्य है जिसके अंतर्गत में हम लोग जो है प्राचीन काल से ये जो है चलता आ रहा है और आज के मानव के जीवन में भी ये नैतिकता, चारित्रिक, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के प्रमुख स्रोत बन गए हैं, ठीक है, और बने रहे हैं पहले से ही, ठीक है। ये जो है श्रीमद् भागवत गीता जो है यहाँ पे इसमें भी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो है सही बच्चे याद रखिएगा श्रीमद् भागवत यहाँ पे जो है महाभारत के बारे में ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि श्री राजगोपालाचारी ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि महाभारत केवल भारत की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की संपत्ति है, ठीक है। महाभारत जो है केवल भारत का ही नहीं है, केवल ये पूरा जो है विश्व का संपत्ति है। किसने कहा, तो श्री राजगोपालाचारी ने कहा। और आज आप लोग देख रहे होंगे वेस्टर्न कंट्री में जो है महाभारत या फिर कृष्ण जी का पूरा जो है यहाँ पे पूरा संगम चल रहा है बहुत ही जोरों शोरों से, ठीक है। यहाँ पे देखिए महाभारत के आदि पर्व के प्रथम अध्याय में 64वें श्लोक में महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है। क्या लिखा हुआ है समझते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि संसारी जीव जब अज्ञान रूपी, ठीक है, अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हो, तब यह महाभारत
ज्ञानांजन की सलाका कोल गाकर उनकी आंख खोल देता है। मतलब ये कि जब संस्कारी जीवन, जो संसारी जीवन है, संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं, जो आप हो गए, हम हो गए, ठीक है, वो सब जो है जब संसार में फंस जाते हैं, संसार में चीजों को समझने के लिए मुश्किल पड़ जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे जो है महाभारत उनके लिए जो है ज्ञान प्राप्त करने का एक जरिया बन जाता है। महाभारत जो लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता, उसको अगर पढ़ेंगे तो वहां पे जो है चीजें समझ में आएगी, आपको जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो सही बच्चे पढ़िएगा जरूर, ठीक है, एक बार जरूर पढ़िएगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे यह न केवल अज्ञान की रतौंधी दूर करता है, मतलब जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं है, सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो उनको यहाँ पे केवल उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं, केवल ये जो है अपितु, ठीक है, उसके ज्ञान के केवल नहीं अपितु यहाँ पे सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंख के सामने का संपूर्ण अंधकार भी नष्ट कर देता है। ठीक है, मतलब अंधकार क्या, जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, इनको आगे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब उनका भविष्य किस तरह से रहेगा, क्या करें नहीं करें, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर वो महाभारत जो श्रीमद् भागवत गीता है अगर उसको पढ़ते हैं तो उनके सामने जितना भी अंधकार है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट आंसर है, आप लोग को समझा के भी बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, उसके बाद आपका जो है 8 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है बच्चे कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे, त्रिरत्न क्या थे, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्नों को अपनाने पर बल दिया है, ये निम्न है। ठीक है, महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए, कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने त्रिरत्न का जो है अपनाने पर बल दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है क्या, ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो चलिए समझ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे सही बच्चे, चलिए बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, सही बच्चों को क्लियर आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अदनान जी बताइएगा मुझे फटाफट से। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार, सही बच्चे यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से ध्यान से सुन रहे, वेरी गुड। चलिए देखिएगा सम्यक ज्ञान, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा और सही बच्चे बताएंगे मुझे कि आप लोगों तक आवाज जो है बढ़िया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। देखिए सम्यक ज्ञान क्या होता है, सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान का होना ही सम्यक ज्ञान होता है। सच्चा मतलब जो है झूठा नहीं, ठीक है, सच्चा मतलब जो है परफेक्ट ज्ञान, है ना, जैसे कि आप अगर कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से ग्रहित कर रहे हैं, अपने दिमाग में उसको अच्छे से रख रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है सच्चा। और पूर्ण ज्ञान मतलब पूरा पूरा, आधा अधूरा नहीं, जैसे यहाँ पे महावीर स्वामी क्या है, तो आधा आप लोग जान लिए, आधा नहीं जाने, ठीक है, तो यहाँ पे आधा अधूरा नहीं, आपका पूर्ण ज्ञान और सच्चा ज्ञान होना चाहिए, उसी को कहा गया है सम्यक ज्ञान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन क्या है, सत्य में विश्वास एवं अथार्थ, ठीक है, अथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। ठीक है, यहाँ पे सत्य में विश्वास, जो सत्य है उसमें विश्वास करना है, और अथार्थ ज्ञान जो है उसके प्रति जो है श्रद्धा रखना है। ठीक है, तो वो जो आपका होगा वो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ठीक है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सम्यक आचरण, सम्यक आचरण क्या होगा, आचरण से समझ रहे होंगे आप लोग कि हमारा व्यवहार। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि सम्यक आचरण क्या है, कि सच्चा आचरण, ठीक है, सच्चा आचरण एवं सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव ही सम्यक आचरण है। ठीक है, सुख दुख के प्रति संभाव मतलब जैसे आप लोग धोनी का यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे क्रिकेटर में जो है मसीहा है, ठीक है, वो जो हारते हैं या हारते हुए दिखते हैं, या फिर जो है उनका टीम जब जो है हमारा इंडियन टीम जब हारता हुआ दिखता है या फिर जीता हुआ दिखता है, उनके फेस पे जो है कोई भी एक्सप्रेशन नहीं रहता है, सेम एकदम जो पहले था वही जो है एक्सप्रेशन रहता है चेहरे पर। ठीक है, तो वो आपका हो गया समभाव। ठीक है, एक जैसा मतलब समान भाव हमेशा रहेगा। ठीक है, तो वो हो गया सच्चा आचरण, मतलब जो आचरण है आपका व्यवहार है वो सच्चा होना चाहिए, बहुत ही जो है अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो सम्यक आचरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों को जो आप लोग समझ गए हैं बहुत ही अच्छे से। तो जैन धर्म में त्रिरत्न क्या थे, तो ये त्रिरत्न थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया सही बच्चे को। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला 9 नंबर प्रश्न है। ठीक है, संजय पाठक जी यहाँ पे जो है काफी अलग तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चे 9 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पुराण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, पुराण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए पुराण भारतीय दर्शन और भारतीय प्राचीन आर्यों के इतिहास का भंडार है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका जो है भारतीय दर्शन है पुराण। ठीक है, और ये प्राचीन आर्यों के इतिहास का भंडार है। इनकी संख्या, ठीक है, इनकी संख्या जो है वो 18 है। ठीक है, पुराण की संख्या कितना है, 18 है। सही बच्चे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ठीक है, परंतु उनमें से मत्स्य, वायु, ब्रह्मा, विष्णु और भागवत
विशेष रूप से उपयोगी हैं। ठीक है, यहाँ पे मत्स्य, वायु, ब्रह्मा, विष्णु और भागवत विशेष रूप से उपयोगी हैं। पुराणों में देवताओं और पराक्रमी राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब पुराणों में क्या किया गया है, देवताओं का वर्णन किया गया है, पराक्रमी राजाओं जो बहुत ही ज्यादा महान राजा थे उनके वीरता के बारे में वर्णन किया गया है। कुछ पुराणों में राजाओं के नामों और राजवंशों का भी वर्णन है। जो कुछ पुराण है उसमें क्या है कि राजाओं के नाम भी जो है उसमें सम्मिलित हैं, राजवंशों के भी बारे में वर्णित किया गया है। ठीक है, चले उसके बाद यहाँ पे पुराणों के लिखने का जो मुख्य उद्देश्य है लोगों में नैतिकता और धर्म का प्रचार है। ठीक है, पुराण जो लिखा गया है उसका मेन मकसद क्या है कि नैतिकता लोगों में बना रहे, ठीक है, धर्म का प्रचार हो, ठीक है, और उनके मन में ईश्वर का भय उत्पन्न करना था। ठीक है, ईश्वर का भय यहाँ पे उत्पन्न करना था। हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि पुराण कब लिखे गए थे। ठीक है, यहाँ पे पुराण जो है कब लिखा गया इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा गया है। ठीक है, परंतु फिर भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का इतिहास का अध्ययन इसके अध्ययन के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो इतिहास है उसके बारे में जो अध्ययन यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं पुराणों से। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन तक आप लोग को समझाते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं टेस्ट लगाने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति पर टिप्पणी लिखें। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति जो है उस पर टिप्पणी लिखना है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति क्या है, तो समय यहाँ पे 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के कुछ समय पश्चात, जब गौतम बुद्ध जो है निर्वाण जो है प्राप्त कर लिए थे उसके कुछ समय पश्चात, मतलब उसके कुछ समय बाद। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में जो स्थान है वो बिहार में राजगृह के सप्तवर्ती, ठीक है, सप्तपर्णी, ठीक है, सप्तपर्णी गुहा में। ठीक है, सप्तपर्णी गुहा में ये कहां पर है, तो राजगृह के बिहार में है। ठीक है, चलिए उसके बाद शासक जो है अजातशत्रु हिरण्यक वंश के शासन काल में, ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ तो ये आपके जो है समय बता रहा है, स्थान बता रहा है कहां पर, और शासक कौन थे वहां पर, तो अजातशत्रु हिरण्यक वंश के शासन काल था उसमें। ठीक है, अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। ठीक है, प्रमुख कार्य जो थे वो गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली ने स्मृति के आधार पर संघ के नियमों का पाठ किया, जिसे विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया। ठीक है, बुद्ध के एक अन्य शिष्य आनंद ने सिद्धांत तथा आचरण के विषयों पर बुद्ध के उपदेशों को सुनाया। ठीक है, जिसे सूत पिटक के नाम से जाना जाता है। तो सूत पिटक के बारे में अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे बोलिएगा आप लोग कि बुद्ध के एक अन्य शिष्य थे, मतलब एक शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, और उनके सिद्धांत जो है और उनके जो आचरण है उसके विषय में जो है बुद्ध के उपदेशों को बताया था, सुनाया था, उसी को सूत पिटक कहा गया। ठीक है, और एक जो विनय पिटक है वो किस आधार पर कहा गया, उनके शिष्य जो थे उपाली थे, वो स्मृति के आधार पर, मतलब जो उनको आता था उनके आधार पर यहाँ पे संघ के नियम का पाठ किया था, उसी को विनय पिटक कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को याद हो गया 10 नंबर क्वेश्चन कैसे आपको लिखना है। सही बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो एग्जाम में होने वाला है वैसा क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी और ज्योग्राफी में बता दिया जाए। प्रैक्टिकल करवा दीजिए सर, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा दूं। ठीक है बच्चे, मैं आपको जो है प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन बहुत जल्दी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन बाद में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपका जो है 10 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। और सही बच्चे, जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, सही बच्चे लाइक कर दीजिएगा सेशन को फटाफट से। जो बच्चे नहीं किए हैं शेयर, फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब टेस्ट होगा बच्चे, ठीक है, टेस्ट होगा बहुत ही प्यार से। और जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, सही बच्चे जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिसका लिंक दिया हुआ है कहां पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपके जो चैट बॉक्स है उसमें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको बता दिए हैं। और किन्हीं बच्चों को अगर पेड पीडीएफ लेना हो तो 7667671300 पे आप लोग कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं। अब जो हमारा टेस्ट लगने वाला है वो कहां पर लगेगा, तो सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, चलिए गूगल बाबा आपके यहाँ पे हैं और पीडीएफ आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, काहे नहीं मिलेगा बच्चे, पीडीएफ मिलेगा आप लोग को। ठीक है, चले देखिएगा यहाँ पे आपको जो है सही बच्चे को आना है यहाँ पे गूगल बाबा पे। ठीक है, आपके मोबाइल पे रहते हैं, यहाँ पे सर्च करना है आपको। क्या करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर एग्जाम पावर। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम पावर लिखेंगे और इसको सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम पावर, यही स्पेलिंग आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिंक आपको दिख रहा है, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, और यहाँ पे काफी चीजें आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डाउनलोड नोट्स एंड पीडीएफ, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स एंड पीडीएफ जहां पर मिलता है आपको यहाँ से डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा। और ऑफिशियल मॉडल पेपर जो डाउनलोड करने का यहाँ पे है, तो ये यहाँ से ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट कैसे देना है, तो टेस्ट आपको यहाँ पे 12th आर्ट्स इंटर जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक नंबर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं पेन ला देता हूँ फटाफट से, चले पेन आएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। और यहाँ पे आपके जो है आ जाते हैं पेन, तब तक के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ 12th आर्ट्स इंटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, जहां पर ये जो है अंगली जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सही बच्चे, चलिए ये रहा आपका, और इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सही बच्चे को यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा नया इंटरफेस आएगा, मैं यहाँ पे क्लिक करके बता रहा हूँ सही बच्चे को, ठीक है। यहाँ पे पेन आ रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा बच्चों। चलिए पेन आ रहा है यहाँ पे, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत प्यारे बच्चे आप लोग जो है धमाका मचा दिए। काफी बच्चे हमारे साथ बने रहे, तो सही बच्चे को समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था, ठीक है। और अगर इस प्रकार से जो है आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, चलिए एक सेकंड मैं बता देता हूँ फटाफट से, एक सेकंड प्यारे बच्चे। चलिए बच्चों, गुड इवनिंग सुप्रिया कुमारी, गुड इवनिंग बच्चे। वर्षा कुमारी गुड इवनिंग, पूनम गुप्ता गुड इवनिंग, नवलीन गेटल गुड इवनिंग, सोनी सिंह गुड इवनिंग बच्चे। चलिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे आना है, ये देखिए यहाँ पे बटन आपका आ रहा है, ठीक है। और इस बटन पे आपको क्लिक करना है, जैसे आइएगा उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे 12th आर्ट्स इंटर पे क्लिक कर देना है सही बच्चे को, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा, चलिए उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से जो है इंटरफेस आएगा, ठीक है। इंटरफेस इस प्रकार से आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सेकेंड प्यारे बच्चों, चलिए ये रहा हमारा जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो जूम इन हो गया था, ठीक है। यहाँ पे जूम आउट हो चुका है। देखिएगा यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिखेगा फर्स्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको दिखेगा, तो फर्स्ट में दिखेगा तो क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है आपको इसी पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नया इंटरफेस आएगा आपके सामने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इस प्रकार से अगर ऑप्शन आता है तो आपको क्या करना है, ये एडवांस वाला जो दिख रहा है आपको, ये एडवांस, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आएगा, काफी बच्चे को नहीं आएगा, अगर आ गया तो ये एडवांस जहां दिख रहा है, ठीक है, इस एडवांस पे क्लिक कीजिएगा सही बच्चे, ठीक है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू फॉर एग्जाम पावर यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, ये वाला, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सही बच्चे को यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा ये ओपन हो जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब जैसे ही ओपन होगा, ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आएगा, तो आपको ये रिफ्रेशिंग बटन है तो रिफ्रेश कर लीजिएगा सही बच्चे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, फटाफट से नीचे आना है, और यहाँ पे देखिएगा सही बच्चे, यहाँ पे देखिएगा आपका 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर जो है चैप्टर है, ठीक है। आपको यहीं पे क्लिक करना है, ठीक है, विचारक, विश्वास और इमारतें, ठीक है, इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने नया इंटरफेस आएगा, और नए इंटरफेस में आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे सही बच्चे देखिएगा यहाँ पे। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखेगा, आप क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे काफी बच्चे जो है टेस्ट नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टार्ट वाले बटन आपको यहाँ पे दिखेंगे, चलिए कहाँ गायब हो गया जी, चलिए यहाँ पे देखिएगा सही बच्चे, ठीक है। स्टार्ट वाले बटन यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको इस स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है सही बच्चे को। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे नाम पूछेगा, तो सही बच्चे यहाँ पे नाम लिखिएगा, जैसे यहाँ पे सानू लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सही बच्चे अपना अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन ही आपको दिखेगा, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन है आपका यहाँ पे टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे जल्दी से टेस्ट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ठीक है। यहाँ पे बस 10 मिनट आपका टाइम रहेगा, ठीक है, 10 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, जल्दी से टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है। चलिए